हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर नए सीरीज के माध्यम से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर परीक्षा 2020 में जो है अभी हाल ही में पेपर्स हुए हैं, उसके मेंस एग्जाम जल्द होने वाले हैं। दोस्तों, मैं खासकर जो पेपर्स हुए हैं उस पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जो लोक सेवा आयोग जो है आंसर की जारी कर देती है। फिर मैं उससे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग नेक्स्ट एग्जाम में जो यहाँ अपेयर्स होने वाले हैं वहाँ के लिए आपके लिए बहुत ही मुफीद हो। दोस्तों, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे ऑनलाइन जो क्लासेस है उसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बेल आइकन घंटी जब प्रेस करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन, दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं टॉप 50 एमसीक्यू पर आज आ रहा हूँ। क्वेश्चन डिस्प्ले पे ये है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 12 क्या कहता है। संपत्ति अधिनियम जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 12 वहाँ लागू नहीं होगा, वहाँ लागू नहीं होगा। अब कहाँ नहीं लागू होगा, तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है ये जो है उत्तर जो है इसका सी है। क्या है इसका जो उत्तर है सी है। अंतर पे पट्टे पर हुआ हो, यानी अंतर पट्टे पर हो वहाँ नहीं लागू होता है। अंतर विक्रय द्वारा हुआ हो वहाँ लागू होता है। अंतर दान द्वारा हो वहाँ लागू होता है, और अंतर विनिमय द्वारा हुआ वहाँ लागू होता है। लेकिन अंतर जो है पट्टे पर हुआ हो वहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम। धारा 52 जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है। इसमें क्या है, नेगेटिव पूछा है, कौन सा इंसेंशियल जो है इंग्रीमेंट नहीं है, कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है। तो ये पूछा है, इस पर हमें ध्यान देना है, कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है। तो इसका जो आंसर है सी है। इसका जो आंसर क्या है, इसका जो आंसर है सी है। वाद का दुर्संधिपूर्ण क्या है, वाद या कार्यवाहियों में जो है वाद या कार्यवाहियों पर लंबित होना, ठीक है, सक्षम न्यायालय में लंबित होना, अंतर दूसरे पक्ष के अधिकारों प्रभावित करने के लिए हो, तो यहाँ अप्लाई होता है। लेकिन वाद की दुर्संधि, जो वाद की दुर्संधि पूर्ण है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है क्या कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, ये दूसरा था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे मैं आ रहा हूँ। तीसरा उन्होंने जो है क्या नाम है, छत्तीसगढ़ ने इसे जो है डिलीट कर दिया है, दोस्तों, डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई आवेदन पत्र क्या है, कोई आवेदन पत्र जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि उपनित नहीं है। कोई आवेदन पत्र है जिसके लिए कोई परिसीमा जो है प्रोवाइडेड नहीं है, तो प्रस्तुत किया जा सकता है। कब प्रस्तुत किया जा सकता है, तो चौथा का क्या है, चौथा का जो है आपका जो है चौथा का बी, यानी 1 वर्ष के भीतर क्या है, 1 वर्ष के भीतर जो है मुकदमा लाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप क्लियर हो गया है। अब पांचवें की बात करते हैं, तो पांचवें चलते हैं। विद्वेष पूर्ण अभियोजन क्या कहता है, विद्वेष पूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा है। तो क्या है, जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन है उसकी जो कंपेंसेशन के जो है क्लेम करने के लिए उसकी क्या टाइम पीरियड है, तो उसकी टाइम पीरियड है विथ इन 1 ईयर, यानी जो है इसकी 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, यानी 5 का बी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है, तो परिसीमा अवधि कब प्रारंभ होती है, तो परिसीमा अवधि जो है क्या नाम है, 6 का जो है क्या आएगा, 6 का डी। परिसीमा अवधि जो है ऊपर में से कोई नहीं, यानी वाद पत्र लौटाने की तिथि से भी नहीं परिसीमा जो है निर्धारित किया जा सकता है। वाद पत्र लौटाए जाने आदेश दिनांक से भी नहीं किया जा सकता, प्रस्तुति पर निर्भर करता है, ये भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही सुटेबल आंसर है वो डी माना गया है। क्या माना गया है, डी माना गया, ऊपर में से कोई नहीं।
ठीक है। जब परिसीमा अधिनियम पढ़ेंगे इसमें जो विशेष होकर बैरक पर आप बैरक पर कमांड बनाइए, और जब छत्तीसगढ़ पेपर देना है तो आपको बैरक पर बहुत ही गहरी या पौनी नज़र होनी चाहिए, तब वो पेपर आप क्वालिफाई कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ 7 की, यानी धारा 17 सेक्शन 17 परिसीमा अधिनियम के दायरे में आता है। तो पद 17 में जो परिसीमा अधिनियम के दायरे में आता है तो क्या है, कपट भी आता है और त्रुटि भी आता है और छुपाना भी आता है, उपरोक्त में से सभी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, परिसीमा अधिनियम में निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा वादी या प्रतिवादी प्रस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव को उपबंध करती है। यानी परिसीमा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा वादी या प्रतिवादी प्रस्थापित करने या जोड़ने को प्रभावित करती है। ये 8 का है, तो 8 का कौन सा आएगा, धारा 18 आएगा, धारा 19 आएगा, धारा 20 आएगा या धारा 21 आएगा। तो इसमें जो है सेक्शन कौन सा आएगा दोस्तों, धारा 21 आएगा। कौन सा सेक्शन आएगा, धारा 21 आएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, संविदा अधिनियम में कौन सी धारा उपयोगकर्ता को प्रभावित करती है, यानी सब एजेंट को जो है डेफिनेशन करती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। 9 का क्या है, 9 का हम देखते हैं तो क्या दोस्तों 9 का क्या पड़ेगा, तो 9 का जो है आपको जो है धारा 191, कौन सा सेक्शन है, 191 में है। और 191 जो सब एजेंट जो है बिहार जुडिशरी में भी पूछा गया था, बिहार जो है सिविल जुडिशरी में भी पूछा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति होगी, क्या होगी, 10 का जो है 10 का वैध होगी, अवैध होगी, शून्य होगी या शून्यकर्णी होगी। तो आपको क्या बताना है, ये क्या होगी, शून्य होगी। 10 के जो है सी यानी शून्य होगी। ठीक है, शून्य होगी, भारतीय संविधान धारा 20 का जो फ्लेवर होगा वो शून्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में छत पूर्ति का संविदा को प्रभावित करती है, यानी छत पूर्ति संविदा को प्रभावित ये जो है परिभाषित करती है। तो कौन सा है, 11 का, तो 11 का जो है धारा 124, कौन सा है, धारा 124 में बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य है, यानी 12 का क्या है, कौन सा करार शून्य है, तो कौन सा करार है, यदि प्रतिफल विधि विरुद्ध हो। जो कोई प्रतिफल होता है वो विधि विरुद्ध है तो क्या होता है, वो शून्य होता है। और कपट द्वारा कारित हो या परपीड़न द्वारा कारित हो तो ये क्या होगा, ये शून्यकर्णी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 13 क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 में क्या कह रहा है, प्रतिभूति का दायित्व क्या है, प्रतिभूति का दायित्व ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। यह भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है। कहाँ उपबंधित है, तो हम ये 13 को देखेंगे तो 13 में क्या कह रहा है, 13 में जो है ये धारा सी यानी 128 क्या बताता है, 128 में क्या कह रहा है कि प्रतिभूत का दायित्व मूलधनी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। ये सवाल बहुत बार बार पूछा जाता है, आप 4th स्टार लगा लीजिए, ये सवाल बहुत बार पूछेंगे, आप 4th स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए है भाड़ा नियंत्रण अनियम श्रेणी, और ये भी एमपी में भी यूज होता है, एमपी में भी यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 14 जो है 14 जो है क्या कहता है, भाड़ा नियंत्रक अनियम श्रेणी का होगा, यानी 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है 14 जो है ये डिप्टी कलेक्टर, कौन सा होगा, डिप्टी कलेक्टर अनियम श्रेणी का होगा। डिप्टी कलेक्टर कौन अनियम श्रेणी का होगा, डिप्टी कलेक्टर होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यानी छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिनियम 2011 के अंतर्गत किसी विशिष्ट को प्राप्त अधिकार प्रावधानित है, यानी 15 की बात करता है। तो 15 जो है ये डिलीट माना है, छत्तीसगढ़ में ये क्या माना है, डिलीट माना है, डिलीट। ठीक है, ओके, ये 15 को डिलीट माना है। अब बात करते हैं 16, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिनियम 2011, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिनियम 2011 निम्न से कौन सी धारा आदतन व्यतिक्रम को परिभाषित करती है। तो 16 को कौन से करती है, तो 16 को जो धारा
2.4 यानी डिफ़ॉल्ट के हैबिचुअल के बारे में प्रभावित करती है, तो 2.4 में बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो 17 की बात करता हूँ। तो 17 में कहता है कि जो है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से किस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है? किस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है? ठीक है, तो कौन सा अनिवार्य है? तो हम देखेंगे 17 का। तो 17 का क्या कहता है? 17 का डी यानी अस्थावर संपत्ति का दान पत्र। कौन? अस्थावर संपत्ति का दान पत्र। ठीक है, अब बात करते हैं हम 18 पर। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 निम्न प्रदान करता है। क्या करता है 18 पर? तो 18 पर है 18 पर बी यानी दस्तावेज जिनका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना है। ठीक है, दस्तावेज जिनका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि 19 पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत वसीयत को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? 19 का सवाल हम देखेंगे। तो 19 का जो है डी बताता है यानी किसी भी समय। ठीक है, क्या कहता है? किसी भी समय। तो जो है वसीयत को जो है रजिस्ट्रेशन करना है, किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है रजिस्ट्रार विभाग में। ठीक है, अब 20 देखते हैं। तो 20 में क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के अंतर्गत पुनः रजिस्ट्री के प्रभावशाली होगा। क्या होगा? तो 20 का हम क्या देखेंगे? तो 20 का ए है मूल रजिस्ट्री के दिनांक से, जो मूल रजिस्ट्री होगी उसके जो है दिनांक से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 710 के अनुसार विनिर्देश अनुपालन के वाद में न्याय शुल्क देय होगा। क्या देय होगा? विनिर्देश अनुपालन में जो है न्याय शुल्क जो है देय होगा। ये कहाँ बताया गया है? 21 में ए में बताया गया है। 21 में प्रतिफल की राशि के अनुसार क्या है? प्रतिफल की राशि के अनुसार। अब हम बात करते हैं कोर्ट फीस अधिनियम। कौन सी? कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 19 से संबंधित है। तो कोर्ट फीस अधिनियम से धारा 19 से संबंधित क्या है? 22 के। तो 22 का हम क्या देखेंगे? तो 22 का देखेंगे कथित दस्तावेज को न्याय शुल्क से छूट की बात करता है। तो 22 के डी की बात करता है, कथित दस्तावेज जो है न्याय शुल्क की छूट की बात करता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा कोटवारों को नियुक्त से संबंधित है? कोटवारों को नियुक्त से संबंधित है। तो 23 का जो है धारा 230 कोटवारों से संबंधित कहाँ है? तो 230 में बताया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ से संबंधित। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? यानी 24 का है, कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं है? तो डी राजस्व निरीक्षक। ये राजस्व निरीक्षक के भी आप एमपी में जा रहे हैं तो एमपी के लिए सेम लैंड लॉ जैसे लोकल लॉ है वही एमपी में वही छत्तीसगढ़ में है। कलेक्टर हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, बंदोबस्त अधिकारी हैं और रेवेन्यू ऑफिसर हैं, भू अभिलेख अधीक्षक हैं, ये रेवेन्यू ऑफिसर हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। छत्तीसगढ़ भू राजस्व की धारा 2C परिभाषित कृषि वर्ष प्रारंभ कब होती है? दोस्तों? किससे बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब होती है? 25 का जो है सी, 25 का सी 1 जुलाई। ओके, अब बात करते हैं 26। निम्न में से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की किस धारा में फसल को नष्ट हो जाने पर भू राजस्व की माफी या उसके निलंबन की व्यवस्था की गई है? तो किस सेक्शन में की गई है दोस्तों? तो आपको बताना है किस सेक्शन में की गई है। तो 26 का सी यानी धारा 144 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार उन समस्त भूमि जिन पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया है, भू राजस्व का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? 27 का कौन सा क्वेश्चन है? तो 27 का जो है सी, 27 का जो है सी है, कलेक्टर है। कौन सा है? 27 का सी कलेक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं 28 का 28 का जो है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत देशी माद्रा और विदेशी माद्रा किसे माना जाएगा? ये घोषित करने के लिए कौन सख्त है? अब ये देखने घोषित करने के लिए है
तो ये स्टेट है, राज्य सरकार को है। ठीक है, अब राज्य सरकार को याद रखना। 28 सवाल हो चुके हैं। अब 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? 29 क्या कह रहा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत तारीख क्या होगा? तारीख क्या होगा? तो आप जानते हैं तारीख जो है 29 में जो है आपको जो है सी होगा, ए और बी दोनों होगा। यानी किसी भी प्रकार तार के पेड़ से निकाला गया किरेवत, किसी भी प्रकार तार के पेड़ से निकाला गया अकिरेवत रस। ओके, तो ये दोनों होता है। अब बात करते हैं 30। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कथित अपराधों के पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए वही दंड प्रावधान है। दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो ये 30 जो है डिलीट किया गया है दोस्त। 30 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर डिलीट किया गया है। ओके, अब बात करते हैं 31। अब बात करते हैं हम 31 की। 31 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 66 से संबंधित क्या है? 1966 क्या है? तो क्या है 31 का? 31 का जो है आपका आंसर जो है सी है, यानी अधिनियम के उपबंधों को छूट देने की राज्य सरकार की सख्त की बात करता है। अधिनियम में छूट देने की राज्य सरकार की सख्त की बात करता है। ओके, अब बात करते हैं एनआई एक्ट यानी धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 अपराध कब समनी होगा? कब होगा? 32। तो 32 का क्या होगा दोस्तों? 32 का जो है डी होगा। क्या होगा? 32 का डी होगा। चेक किसी भी राष्ट्र के लिए हो, यानी जो है चेक हो और किसी भी राष्ट्र के लिए हो। चेक हो किसी भी राष्ट्र के लिए हो। क्या कह रहा है? किसी भी राष्ट्र के लिए हो, यानी एनआई एक्ट की धारा 131 कब समनीय होगी? चेक का कोई भी राष्ट्र हो वो सब समनीय होंगे। 33 कहते हैं शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो है इलेक्ट्रॉनिक है प्रारूप है में चेक पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 में परिभाषित किया है। तो 33 का जो है ये कहाँ बताया गया है? 33 का जो है बताया गया है सी में, धारा 6 के 1A का स्पष्टीकरण में बताया गया है। ठीक है, 6 के 1A के स्पष्टीकरण में बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की क्या कहता है? 34 का कहता है एनआई एक्ट यानी पराक्रम जो है पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंदर निर्धारित अधिकतम सजा क्या होगा? तो अधिकतम निर्धारित सजा क्या होगा? सी, यानी 2 वर्ष तक कारावास और चेक की राशि की 2 गुना तक जुर्माना। ओके, अब बात करते हैं एनआई एक्ट अधिनियम 1881 के अनुसार विनियम पत्र क्या होगा? या 35 क्या कहता है? 35 का जो है बी, यानी 35 का क्या कहता है? बी, भुगतान हेतु निशर्त आदेश। भुगतान हेतु निशर्त आदेश। ठीक है, अब बात करते हैं 36 यानी एनआई निम्नलिखित जो है पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 धारा के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट परिभाषित है। तो 36 में क्या परिभाषित है? 36 को डिलीट किया गया है। ओके, 36 को क्या किया गया है? 36 को काट दो। क्या है? यानी डिलीट किया गया है। क्या किया गया है? डिलीट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम द्वादशीय अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अस्थावर संपत्ति क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कब्जा के लिए वाद लाया जा सकता है। तो क्या लाया जा सकता है 37 का? तो 37 का जो है ए, यानी बेदखली के 6 माह के भीतर कब लाया जा सकता है? तो बेदखली के 6 माह भीतर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा में लिखित को भागता रद्द किया जा सकने का प्रावधान किया गया है। तो 38 का क्या है? 38 का जो है सी है, धारा 32 में क्या कहता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के में जो है धारा 32 के तहत लिखित को भागता रद्द किया जा सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन घोषणाएं बंधनकारी होंगे। तो क्या होंगे? 39 का, तो 39 का सी होंगे, ए बी दोनों। यानी क्या कहने मतलब है? कहने मतलब वाद के पक्षकारों पर होता है और पक्षकारों के माध्यम से दावा करने वाले पक्ष पर होता है। तो ए बी दोनों होगा। ओके, अब बात करते हैं हम 40 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की कौन सी धारा उन मामलों से संबंधित है जिसमें आदेश को नामंजूर किया जा सकता है? कौन सा मामला है जिसमें आदेश को नामंजूर किया जा सकता है? तो कौन सा शख्स जो है 40? तो 40 का जो है आप जब देखेंगे 40 का सी कौन सा? क्वेश्चन नंबर धारा 41 है। अब बात करते हैं
41 लूट का प्रयास। क्या है? लूट का प्रयास भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो किस धारा के तहत दंडनीय है? तभी धारा 393 के तहत दंडनीय है। ठीक है। अब भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यानी कौन सी धारा प्रावधान करता है कि कोई कार्य अपराध नहीं जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु की जाती है? तो कौन सा धारा कहता है? बताइए फटाफट, आप लोग जानते होंगे। तो 42 का जो है क्या कहता है? सी 82। ठीक है, डोली कैपेक्स। और बात करते हैं भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा अपराधी बल से संबंधित है? आप फटाफट बताइए। 43 43 का जो है आप बताइएगा। तो 43 का बी 350। ओके। अब बात करते हैं 44 निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा करेंसी नोट अथवा बैंक नोट कोट कर अपराध से संबंधित है? तो 489 ए। कौन सा है? 489 ए। ओके। अब बात करते हैं इसका कौन सा 44 का? तो 44 का आप जब देखेंगे तो ए होगा। अब देखते हैं 45 एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति से कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के लिए पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लॉकअप में निरोध करता है तो पुलिस अधिकारी दोषी होगा। क्या दोषी होगा? तो दोषी होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी सदोष प्रतिरोध के लिए। ओके। अब बात करते हैं किसी स्त्री को लैंगिक अनुग्रह की मांग की या अनुरोध पर भारतीय दंड संहिता दंडनीय है? तो 354 ए। 354 कहाँ से? 354 ए में दंडनीय है। ओके। अब बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार की बात करती है? तो 376 डी। कौन सा गैंग रेप की बात करते हैं? 376 डी। ठीक है। आप 48 करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रावधान किए गए हैं? तो कितने अपवाद प्रावधान किए गए हैं? तो 10। कितने किए गए? 10। अब लास्ट सवाल दोस्तों कहता हूँ निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा प्रकोपन स्वेच्छा उपहात कारित करने का संबंधित है? तो धारा से है इसका जो आंसर है 334 है। ओके। अब बात करते हैं कि लास्ट सवाल है निम्न से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिष्टि से दंड से संबंधित है? तो रिष्टि दंड से संबंधित कौन सा धारा है? आप लोग बताइएगा। लास्ट सवाल है कौन सा? लास्ट सवाल है 50 का। तो 50 का कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखना चाहिए 426। दोस्तों मैं आपसे यहीं से आज इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर ये जो है 50 है टॉप 50 MCQ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। एवरीवन दोस्तों मैं आज दरख्वास्त चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुद गुड बाय। थैंक यू।